मुराद का क्या हाल किया औरंगज़ेब ने, आपको बताते हैं इस शीर्षक में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग शीर्षक है। मुग़लों के दौर में इतालवी यात्री निकोल मनुची भारत आया और वहीं उसी समय पर जब फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत पहुंचा, दोनों की शहंशाह के बादशाह के आखिरी दिनों में ही हिंदुस्तान आते हैं। शाहजहाँ से औरंगज़ेब तक का हाल दोनों ने दर्ज किया है अपने एक बुक में। मनुची अपनी बातों में दारा शिकोह को ज़्यादा करीबी मानता हुआ दिखता है। वहीं बर्नियर जब हमें उस दौर की झलक दिखाता है तो औरंगज़ेब को राजकाज के लिहाज से ज़्यादा काबिल मानता है। लेकिन उसी बर्नियर ने औरंगज़ेब की धूर्तता और उसकी क्रूरता भी बयान की है। लिखा है कि किस तरह उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को अपने जाल में फंसाया और फिर उसे मार डाला। मुराद बख्श का यह किस्सा उन दिनों से जुड़ता है जब शाहजहाँ बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। उसके चारों बेटे ज़्यादा से ज़्यादा अमीरों और राजाओं को अपने पाले में करने में जुट गई थी। बर्नियर लिखता है कि तीनों भाइयों को शक हो गया था कि दारा शिकोह ने शाहजहाँ को जहर दे दिया है, जिसकी वजह से शाहजहाँ बीमार हो गया है। तीनों ने ही आगरा कूच की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले बंगाल से रवाना हुआ सूजा। इसके बाद औरंगज़ेब ने दक्कन से कदम बढ़ाए। दक्कन में उस टाइम पर था औरंगज़ेब, लेकिन औरंगज़ेब के पास सूजा जैसा खजाना नहीं था। उसकी फ़ौज भी छोटी थी, लिहाजा उसने धोखे से वह सब हासिल करने की योजना बनाई जो वह फ़ौज के सहारे, आर्मी के सहारे नहीं पा सकता था। सबसे पहले उसने जाल बनाया मुराद बख्श के लिए। औरंगज़ेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श को चिट्ठियाँ भेजी। बर्नियर के मुताबिक औरंगज़ेब ने मुराद को लिखा, मेरे भाई, आपको यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत में मेरा मन नहीं लगता। दारा शिकोह और सूजा तो अपना दबदबा बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, लेकिन मैं फ़कीर की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बादशाह पर मेरा कोई दावा है नहीं, लेकिन मेरे मन की बात तो ये है कि दारा में हुकूमत करने की काबिलियत भी नहीं है। वह तो तख्त के लायक ही नहीं है, क्योंकि वह काफिर है, धोखेबाज है, बेमुनासिब है। तमाम उमरा उससे नफ़रत करते हैं, कोई उसे चाहता नहीं है। सूजा भी ताज संभालने लायक नहीं है, वह तो हिंदुस्तान का दुश्मन है। इसके बाद औरंगज़ेब ने मुराद के सामने चारा डालना शुरू कर दिया और उसने खतों पे खत काफ़ी सारे खत लिखे। वह लिखता है, इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने की काबिलियत सिर्फ़ आप में है। तमाम उमरा भी यही सोचते हैं। वे आपके बेमिसाल हौसले की दाद देते हैं। वे राजधानी में आपके पहुंचने का इंतज़ार कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, तो जब आप बादशाह बन जाएंगे, मुझे अपनी सल्तनत में किसी शांत जगह पर रहने की इजाज़त दे दीजिएगा और मैं वहाँ खुदा की इबादत करूँगा। औरंगज़ेब ने मुराद को सूरत के किले पर फ़ौरन कब्जा करने की सलाह भी दी, क्योंकि वहाँ सल्तनत का बड़ा खजाना था। मुराद ने वह किला जीता और उसे अच्छी खासी रकम भी मिली। इस बीच औरंगज़ेब की एक और चिट्ठी पहुंची। उसने मुराद से अब आगरा कूच करने को कहा। बर्नियर लिखता है कि मुराद के भरोसेमंद हिजड़े और बहादुर सैनिक शाह अब्बास ने उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि वह औरंगज़ेब के कहने में न आए, उसके झांसे में बिल्कुल न आए और आगरा की ओर न बढ़े, कूच न करे। उससे
होगा क्या कि वो संकट में पड़ जाएगा। उसने कहा कि आप उनसे बातचीत तो करते रहिए, लेकिन उन्हें अकेले आगरा जाने दीजिए, तब तक हमें आपके पिता के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तब जो हालात बनेंगे देखा जाएगा, उसके मुताबिक हम कदम उठाएंगे। बर्नियर लिखता है, लेकिन औरंगजेब की ओर से रोज़ ही खत लिखे आते और वो खत आ रहे थे। मुराद बख्श ने शाह अब्बास की सलाह पर कोई भी अमल नहीं किया। मुराद अपना दबदबा कायम करने की चाहत में पगलाया हुआ था। वह अहमदाबाद से निकल गया, पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ उस जगह पहुंचा जहां औरंगजेब उसका इंतज़ार कर रहा था। औरंगजेब ने मुराद को सूरत के किले पर फ़ौरन कब्जा करने की सलाह भी दे डाली, क्योंकि औरंगजेब ने मुराद का भव्य स्वागत किया। और हम देखते हैं कि बर्नियर लिखते हैं कि औरंगजेब ने मुराद से कहा कि उसने फ़ौज केवल दारा से लड़ने के लिए बनाई है। उसका एक ही मकसद है कि अपने साझा दुश्मन दारा शिकोह को हराया जाए और खाली सिंहासन पर मुराद को बिठाया जाए। यही उसकी मन की दिशा है। दोनों की फ़ौजें जब आगरा की ओर बढ़ीं तो रास्ते में औरंगजेब ऐसे ही बातें करता गया और उसे बहलाता गया। उसने कभी भी मुराद का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने मुराद को खल्लास करने का सोचा था। हर बार उसे हजरत, बादशाह और जापना कहता रहा। हैरानी की बात यह है कि मुराद को औरंगजेब पर रत्ती भर शक नहीं हुआ कि वो इतना मक्खन क्यों लगा रहा है। वह बादशाह बनने की चाहत में इतना अंधा हो गया था। कौन? मुराद। वह नहीं देख पाया कि अभी कुछ समय पहले गोलकुंडा को हड़पने की कोशिश में जिस व्यक्ति ने इतनी सारी चालबाजियाँ की, उसके मन में फ़कीर की तरह जीने की कोई चाहत भी हो सकती है। आखिरकार मई 1658 में आगरा के पास सामूगढ़ में दारा की फ़ौज से औरंगजेब और मुराद का सामना हुआ। उस जंग में मुराद ने पूरे दमखम से औरंगजेब का साथ दिया। सामूगढ़ की उस लड़ाई में दारा हार गया। औरंगजेब और मुराद आगरा पहुँचे। औरंगजेब ने तमाम उमरा और राजाओं को अपने साथ जोड़ने की चाल चलनी शुरू कर दी। बर्नियर लिखता है, वह जो भी वादे कर रहा था मुराद के नाम पर कर रहा था। हर फरमान मुराद के नाम पर जारी हो रहा था। औरंगजेब ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि राजकाज और काम उसका काम नहीं है और वह तो बस फ़कीर की ज़िंदगी जीना चाहता है। शाहजहाँ ने दारा को इसी बीच दिल्ली रवाना कर दिया। आगरा के किले का जिम्मा अपने मामा शाइस्ता खान को सौंप कर औरंगजेब भी दारा का पीछा करने को तैयार हो गया। उसने मुराद को भी अपने साथ आने को कहा। बर्नियर लिखता है कि मुराद के करीबियों, ख़ास तौर से हिजड़े शाह अब्बास ने उसे बहुत समझाया कि औरंगजेब की बातों में ना आए, औरंगजेब के साथ न जाए, नहीं तो औरंगजेब उसे खल्लास कर देगा। दिल्ली और आगरा के आसपास अपने सैनिकों के साथ रहे, लेकिन मुराद नहीं माना। वह औरंगजेब के साथ चल पड़ा। बर्नियर लिखता है कि दिल्ली के रास्ते में वे मथुरा में रुके। मुराद के करीबियों को कुछ अंदेशा भी हुआ, तो उन्होंने उसे एक बार फिर समझाया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कोई साजिश रची है, लिहाजा हम कम से कम आज वह कोई बहाना बना ले और उसके खेमे में न जाए। ऐसा होने पर औरंगजेब खुद उसके पास आएगा और हमेशा की तरह उसके साथ लोग नहीं होंगे। लेकिन मुराद नहीं माना। औरंगजेब ने उसे अपने खेमे में रात के खाने पर न्योता भेजा और तैयार हो गया। औरंगजेब ने मुराद की अगवानी की, उसका वेलकम किया, स्वागत किया। मुराद की आँखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और औरंगजेब ने
इन्हीं आंसू को मासूम शहजादे के आंसुओं को पहुँचा। क्या कमाल की बात थी। रात का खाना शानदार था। अंत में सिराज और काबुल की शराब पेश की गई। औरंगजेब शराब नहीं पीता था, लिहाजा वह बाहर चला गया। मुराद बख्श शराब का शौकीन था। उसने खूब शराब पी और गहरे नशे में सो गया। बैनियल लिखता है कि औरंगजेब यही तो चाहता था। उसके साथ ही मीर खान ने मुराद की तलवार और कटार ले ली। थोड़ी ही देर में औरंगजेब लौट आया। उसने मुराद को अपने पैरों से कई बार धक्का मारा। जब उसकी आंखें खुलीं तो औरंगजेब ने बड़ी हिकारत से कहा, यह कितने शर्म की बात है कि तुम बादशाह हो और तुम्हें होश ही नहीं है। दुनिया क्या कहेगी। ले जाओ इसे, कमबख्त को, इसके हाथ पैर बांध दो। मुराद चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन 5-6 सैनिकों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। मुराद के कुछ करीबियों ने खेमे में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन मुराद के ही कुछ तोपची होते हैं, उन्होंने उन्हें कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, क्योंकि औरंगजेब ने उसे अपनी ओर मिला लिया था। जितने भी तोपची थे, माहौल शांत करने के लिए औरंगजेब के लोगों ने रात में ही यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मुराद बख्श ने बहुत शराब पी ली थी और वह औरंगजेब से गाली गलौज करने लगा था, लिहाजा उसे अलग से जाना ज़रूरी है और सुबह जब उसका नशा उतरेगा तब उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। इस बीच रात में औरंगजेब ने अपनी और मुराद की सेना के तमाम लोगों को खूब पैसा बांटा, जश्न मनाया, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे मुराद को ठिकाने लगा दिया है। सुबह तक सब कुछ शांत हो चुका था। बनिया लिखता है कि औरंगजेब ने सोचा कि मुराद को एक पालकी में बंद कर दिल्ली भिजवा दिया जाए और नदी के बीच में बने सलीमगढ़ के किले में उसे कैद कर दिया जाए। लेकिन शेरशाह सूरी ने 1946 में यमुना नदी के बीच में सलीमगढ़ का वह किला बनवाया था और हालांकि मुराद को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। मतलब सलीमगढ़ के किले में फोर्ट में उसे कैद नहीं किया गया। बनिया लिखते हैं, ग्वालियर के किले में शाही ख़ानदान के लोग उन लोगों को कैद किया जाता था जो आसपास के थे, उसकी जान पहचान की। सोचो कितने लोग रहे होंगे। वहाँ कैदियों को हर सुबह अफीम का पानी पिलाया जाता था, क्योंकि भिखारी औरंगजेब के पास उन कैदियों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। जो नहीं पीते थे उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। अफीम के असर में धीरे धीरे लोग बीमार हो जाते और मर जाते। हालांकि औरंगजेब को भरोसा नहीं हुआ कि मुराद को हर रोज़ अफीम दी जाएगी या नहीं, लिहाजा उसने उसके ही दुश्मन को चुना। दुश्मन क्या था? लिहाजा उसने अहमदाबाद के एक सैयद को बुलाया। उसके बाप को मुराद ने मरवा दिया था। औरंगजेब ने उसके ही हाथों ग्वालियर के किले में मुराद को मरवा दिया, उसका कत्ल करवा दिया, उसका सिर तन से जुदा करवा दिया। बनिया लिखता है, मुराद बख्श चाहता था कि दुनिया उसे ऐसे शख्स के रूप में जाने जिसे अपनी तलवार और अपनी ताकत पर भरोसा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वह साहसी था, बहादुर था, दमदार था। लेकिन उस साहस को अगर वह सही दिशा में लगाता, उस साहस को सही दिशा मिल गई होती, तो अगर अपने लोगों की सलाह पर वो अमल किया होता तो वह तीनों भाइयों पर भारी पड़ता और औरंगजेब की बजाय हिंदुस्तान का बादशाह बनता।